जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बायोलॉजी के मानव शरीर के जो तंत्र था वो चैप्टर 7 था। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए आप बता दीजिए, भोजन को मुख में लेना क्या कहलाता है? ये बुक पे नहीं ताकिएगा, आप देखिए चाहे नहीं देखिए, तो ये बुक पर नहीं ताकिएगा। क्या कहते हैं? भोजन को मुख में लेना, भोजन को मुख में लेना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। आप बताइए। अंतर्ग्रहण है। हाँ, भोजन को मुख लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है, ठीक है। चलिए बता दीजिए, आमाशय में निकलने वाले जठर रस में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन और रेनिन। आप बता दीजिए। इरेप्सिन और पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। इरेप्सिन किस में है? ये आंतरिक रसी छोटी आंत से निकलता है, समझ गए? इरेप्सिन। चलिए आप बता दीजिए, भोजन को पकवासे में पहुंचते ही सर्वप्रथम इससे माने इसमें यकृत से निकलने वाले कौन सा रस आकर मिलता है? जठरस। बताइए। जठरस। जठरस के ना होगा, ये पकवासे में हम आपको बात कर रहे हैं। पकवास है पितरस। पितरस, यानी देखिए, हाँ, भोजन को पकवासे में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पितरस, माने पितरस कभी भी यकृत नाम आएगा ना तो समझिए कि यकृत से निकलता है पितरस। हाँ, पितरस। चलिए जैसे जैसे में रेनिन जो है ना, दूध की घुली हुई प्रोटीन केजिनोज माने कैसिनोजेन को एक ठोस प्रोटीन माने किस प्रोटीन में परिवर्तित करता है? यानी कि जो रेनिन है ना, दूध की घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजेन होता है ना, उसको ठोस प्रोटीन माने किस ठोस प्रोटीन में यह बदल देता है? ग्लाइकोप्रोटीन। आप बताइए। दो नाम है, ध्यान। रेनिन और कैल्शियम पैराकेसिनेट। कैल्शियम पैराकेसिनेट। कैल्शियम पैराकेसिनेट, ठीक। चलिए आप बता दीजिए, आमाशय में भोजन लगातार कितने घंटा तक लग सकता है? लगभग 4 घंटा। चलिए, भोजन के आमाशय में पहुंचने पर किस ग्रंथिया से जठर रस निकलता है? अग्नाशय से। यानी भोजन के आमाशय में पहुंचने पर माने आमाशय में पहुंचने पर किस ग्रंथि से जठर रस निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि। पाइलोरी ग्रंथि से। पाइलोरी ग्रंथि। यानी जैसे भोजन जब आमाशय में पहुंचता है ना, तब पाइलोरी ग्रंथि से जठर रस निकलता है, ठीक है। और जति जठर रस हल्का पीले रंग का अम्लीय रंग होता है, अम्लीय है, ठीक है। ऐसा कि पीएच मान कितना होता है जठर रस का? पीएच मान इसका होता है 7.7। 7.7 इसका नहीं होता है, तो उधर आती में हो जाता है। पीत का है, पीत का 7.7 है। अम्लीय हो तो 7 से कम 7 से कम होना चाहिए, तो 1.5 से 3.5 होता है, ठीक है। 1.5 से 3.5 माने 1.5 से 3.5 के बीच होता है। चलिए बता दीजिए, मनुष्य के एक जबड़े में कितना दांत होता है? 32। एक जबड़े में मनुष्य के एक जबड़े में कितना? 16। दोनों मिला के तब ना 32 होता है, ठीक है। चलिए स्वाद हमको जीभ के किस किस भाग से कौन कौन सा स्वाद आता है पता चलता है? माने कौन सा स्वाद किस जीभ के किस भाग से आता है उसका बताइए। कलिया से। यानी देखिए, आगे पीछे, यानी हाँ, जैसे में कि मीठा स्वाद किस जीभ के किस भाग से पता चलता है? मीठा स्वाद मध्य से। जीभ के आगे वाला भाग से। और खट्टा स्वाद बीच वाला मध्य से। जीभ के चारों बगल वाला स्वाद बगल से। आ कड़वा स्वाद पस से। जीभ के पस से भाग माने पीछे वाला भाग से, बीच में नहीं, पीछे। अग्र से मीठा, अग्र से मीठा, पस से कड़वा, पस से कड़वा, जीभ के चारों तरफ खट्टा, ठीक है। चलिए आप बता दीजिए, मुख में कितना जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है? मुख में कितना जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है? आप बताइए। 2 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। देखिए जिसे में एगो हो जाता है आपको, माने देखिए माने कौन कौन से होता है ना, सो हम बताते हैं। सबसे पहले आपको हो जाएगा कि मान लेते हैं एक जोड़ी आता है दोनों कान के नीचे रहता है। एक जोड़ी जबड़ा के जो मैक्जिल अस्थियाँ होता है ना, कि मैक्जिल अस्थि उसके आसपास होता है, ठीक है। एगो जबड़ा के दोनों बगल होता है,
जबड़ा के नीचे तो हो ही गया, कान के नीचे हो ही गया, ठीक है। अब ये और एक हो जाता है, माने देखते हैं, हाँ क्या कहते हैं, हाँ आप पहली जोड़ी लाल ग्रंथि माने जीभ के दोनों ओर, जीभ के दोनों ओर पहला जोड़ी जीभ के, देखिए जीभ के दोनों ओर जो रहता है ना उसको सबलैंगुअल कहा जाता है, ठीक है, सबलैंगुअल कहा जाता है। हाँ और जो दोनों बगल माने जैसे में जबड़े के दोनों बगल पाया जाता है ना उसे सब मैक्सिलरी कहा जाता है, ठीक है। हाँ जो जीभ क्या कहते हैं कान के दोनों नीचे पाया जाता है ना उसको आप पैराटाइड कहा सकते हैं, माने पैराटाइड, ठीक। चलिए बता दिए मनुष्य में माने लगभग कितना, मनुष्य के लार में कितना % जल पाया जाता है? 90%, 99%, 1% एंजाइम। तो मुख में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बता सकते हैं? मुख्य तो माने 2 एंजाइम होता है ना, टाइलिन और एक माल्टोज, लाइसोजाइम है। मुख्य तो माने वो सब तो है वो तो कई जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है, माने 6 गो होता है, माने 3 जोड़ी, लेकिन बढ़िया तरीका से आपको टाइलिन और लाइसोजाइम, ठीक है, टाइलिन और लाइसोजाइम, ठीक है। चलिए आप बता दीजिए पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना क्या कहलाता है? पचे हुए भोजन का रुधिर में माने ब्लड में पहुंचना क्या कहलाता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण। आप बताइए। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है, ठीक है। अब पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के किस भाग के द्वारा होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के किस भाग के द्वारा होता है? विल्ली, उस माने विल्ली कहा जाता है उसको, विल्ली, ठीक है, लेकिन हिंदी में उसका उदर्घ कहा जाता है, उदर्घ हिंदी में उदर्घ। अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग माने अवशोषित भोजन का शरीर में के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? अवशोषित, आप बताइए, आप बताइए। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है। आप बताइए अपच भोजन कहाँ जाता है? पचने वाला भोजन सब तो इसमें आ जाता है, अपच भोजन कहाँ जाता है? बाहर, मल द्वार के द्वारा बाहर, बड़ी आंत में जाता है, जो कि जीवाणु उसको माने मल में बदल देता है और गुदा द्वारा वह बाहर निकल जाता है। बताइए आंतरिक रस अम्लीय की क्षारीय की उदासीन है? आंतरिक अम्लीय, अम्लीय है। आंतरिक रस क्षारीय है, ठीक है। आंतरिक सिर्फ एगो अम्लीय हो जाएगा आपको, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है अम्लीय, जो कि भोजन को क्षारीय बना देता है, अम्लीय बना देता है। जठरस जो कथी है? अम्लीय है, जठरस अम्लीय है, 1.1.5 से 3.5 के बीच। हाँ जठरस, हाँ तो अम्लीय हो जाएगा। जठरस अम्लीय है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सही बात है, जठरस हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय है। अब बाकी देखिए, बाकी जो है ना ये जैसे मैं आपको आ गया, ये एक और ना है, जठरस हो गया, हाँ। छोटी आंत से जो रस निकलता है आंतरिक रस, वो तो आपको क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। इससे जो रस निकलता है ना वो क्षारीय हो जाएगा। चलिए आप बताइए, हाँ मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? बड़ी ग्रंथि अकृत। इसका वजन कितना होता है? 1.5 से 2 kg। इसका वजन 1.5 से 2 kg होता है, ठीक है। चलिए आप बता दीजिए आहार नल का पहला भाग कौन होता है? आहार नल का पहला भाग मुख गुहा होता है, ठीक है। हाँ वही मुख आहार नल का पहला भाग। चलिए आहार नल एक लंबी एक कुंडलित नलिका होता है जो मुख से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है? छोटी आंत, छोटी आंत में। पाचन मुख से शुरू होता है, छोटी आंत में समाप्त होता है। आहार नल मुख से शुरू होता है, कहाँ समाप्त होता है? आहार नल होता है ना कि जैसे में कि आप कुछ खाए तो वही आहार नली के द्वारा कहाँ तक जाता है? तो कहाँ तक जाता है? गुद्दा में जाके समाप्त होता है। सही बात बोला, गुद्दा में जाके। देखिए जब पाचन कहेगा ना तो मुख से लेकर छोटी आंत में समाप्त पूर्ण हो जाता है, और जब आपको आहार नल पूछेगा ना तो मुख से लेकर गुद्दा तक ले, ठीक है, मुख से लेकर गुद्दा तक हो जाता है। देखिए स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है? 2 लीटर। 2 लीटर होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, 2 लीटर होता है। चलिए आप बता दीजिए, हाँ जबड़े के प्रत्येक ओर माने कृंतक दंत कितना होता है? कृंतक 4 गो। बताइए, प्रत्येक जबड़े के प्रत्येक ओर 3 गो, 2 होता है, यानी जिसमें जबड़े के नीचका में भी होगा आपको
2, इधर भी हो जाएगा 2, ऊपर भी 2, ऊपर भी 2, तो पूरा जोड़िएगा ना तो 8 हो जाता है। ठीक है, कृदंत। फिर रोधक कितना होता है? रोदनक, रोदनक अति दांत कितना होता है जबरे के माने प्रत्येक ओर? 13 हुआ। रोधक, रोधक कितना हो जाएगा? 2 को रोधक 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर भी एगो, इधर भी एगो, इधर भी एगो, ऊपर भी एगो। हाँ, टोटल मिला के 4 हो जाता है। जैसे उन सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं, मनुष्य का दांत और सूत्र से भी। चलिए बताइए, अग्र चोर्णक कितना होता है मनुष्य में, माने प्रत्येक जबड़े में? अग्र चोर्णक 2, यानी इधर भी 2, इधर भी 2, ऊपर वाला में भी 2, ऊपर भी 2, अग्र चोर्णक यानी 2 ऊपर नीचे दोनों मिला के होता है। ठीक है, एक ओरी प्रत्येक, एक ओरी माने 2 होता है। आप बताइए, ऐसे चौवर्णक कितना होता है एक तरफ? एगो होता है। चौवर्णक 4 गो। चौवर्णक 3 गो होता है। ठीक है, आप इस साइड भी चौवर्णक 3 गो होगा, इस साइड भी चौवर्णक 3 गो होगा, इधर भी 3 गो होगा, इधर सबसे ज़्यादा चौवर्णक के होता है। ठीक है, समझ गया? अच्छा, चलिए, मनुष्य में दांत कितने बार निकलता है? 2 बार। कितने बार? 2 बार। 2 बार। इसीलिए माने ये कौन अवस्था में निकलता है? बच्चा अवस्था में। शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था, बच्चा अवस्था देगा तुमको एग्जाम्पल में। शैशव अवस्था में। हाँ, शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था में कितने दांत निकलता है? 20 गो। 20 गो दांत निकलता है। ठीक है, जिसको दूध का दांत कहा जाता है। बाद में यह 32 गो हो जाता है। और दांत का सबसे कठोर भाग कौन है? दांत के? हाँ, इनामिल। इनामिल कहाँ होता है? इनमें कहाँ पाया जाता है? जबड़ा में। दांत के किस भाग में? दांत के क्या मध्य, ऊपर या नीचे? नीचे पाया। शिखर पर, शिखर पर ऊपर पाया जाता है। ठीक है, ऊपर। चलिए आप बता दीजिए। हाँ, बता दीजिए, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? माने किसके द्वारा पित्त स्रावित होता है? अकृत के द्वारा। यकृत के द्वारा पित्त स्रावित होता है। किसके द्वारा? अकृत के द्वारा। यकृत के द्वारा पित्त स्रावित होता है। बहुत बढ़िया। चलिए, आप भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग कौन है? अकृत। कौन है? अकृत। यकृत है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए बता दीजिए, भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? पूर्ण तो छोटी आंत में। हाँ, माने पूर्ण माने समाप्त हो गया। चलिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत। छोटी आंत में होता है। माने पूरा पच गया, छोटी आंत में तो पूरा पच जाता है। उसके बाद वहाँ से अवशोषित किया जाता है, माने तुमको रुधिर में भेजेगा और अंक माने शरीर में भेजेगा, तो उसे आपका शरीर विकसित करता है। और जो नहीं अपच होता है ना, उसको बड़ी आंत ले जाकर उसको मल द्वारा निकाल देता है। ठीक है, चलिए अब बताइए, आमाशय के किस कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है? आमाशय के किस कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है? हाँ बताइए। माने ऑक्सिंटिक कोशिका से, ऑक्सिंटिक कोशिका से। ठीक है, ऑक्सिंटिक कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक है, चलिए बताइए, कौन सा अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है जिसके द्वारा लार के टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है? माइलेज है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सही बात बोले हैं। क्या कि अम्लीय होता है तो हाइड्रोक्लोरिक कर देता है और उसको अपना टाइलिन का जो क्रिया था ना मुख वाला, वो समाप्त हो जाता है, उसके बाद अमाशय में जाता है। ठीक है, चलिए बता दीजिए, आप आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, बताइए, पित्त किस कलर का होता है? पित्त जो होता है ना, पित्त पीला हरा। पीला हरा। उसका पीएच मान कितना होता है? पित्त का पीएच मान होता है 1.5 से 3.5। क्षारीय है तो 1.5 के ना हो जाएगा। और क्षारीय है तो 7.7। ठीक है, 7.7। पित्त में जल के मात्रा कितना होता है? 99%। आप बताइए। 90। 85% होता है। 50 से 1 वर्ण किसका, पित्त वर्ण कितना होता है बताइए? 12%। 12% होता है पित्त वर्णक, 12, बाकी अन्य होता है। ठीक, अन्य लवण होता है। अब बताइए, पित्त का पकवासे में गिरना क्या कहलाता है? पित्त का पकवासे में गिरना क्या कहलाता है? आप बताइए। पित्त, हाँ, प्रतिवर्ती कहलाता है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया। हाँ, पित्त का पकवासे में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया। हाँ, प्रतिवर्ती क्रिया माने रिफ्लेक्शन एक्शन कहलाता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। अब बताइए, नाशपाती के आकार का एक थैला कौन होता है? कौन एक नाशपाती के आकार का थैला होता है? अग्नाशय है। हाँ बताइए। पित्ताशय है। ठीक है, नाशपाती के आकार का थैला होता है किसका? पित्ताशय। पित्ताशय का। ठीक है, आप बता दीजिए,
किसके द्वारा वसाओं का इमल्सीकरण का किया जाता है? किसके द्वारा वसाओं का इमल्सीकरण किया जाता है? पिताशय के द्वारा। किसके द्वारा? पीत के द्वारा। हाँ, वही पीत के द्वारा। हाँ, पीत के द्वारा ना इमल्सीकरण किया जाता है। हाँ, वसाओं का इमल्सीकरण किया जाता है। ठीक है, अब बता दीजिए फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होता है ना, कहाँ से उत्पत्ति होता है उसका? कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? हाँ, माने माने उसका उत्पादन स्थल कौन है? माने फाइब्रिनोजेन कहाँ से उत्पत्ति होता है? कहाँ से उत्पत्ति होता है फाइब्रिनोजेन का? यकृत से। यकृत से, जो कि थाका बनाता है। रक्त का थाका हाँ, आप बताइए हीपैरिन का उत्पत्ति कहाँ से होता है? अकृत से। आप बताइए। अकृत्य होते यकृत से होता है, जो कि शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, वो शरीर में जमने से रोकता है। चलिए, आप भोजन में वसाओं की कमी होने पर कौन कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज। वसा का जब कमी हो जाएगा ना, तब कार्बोहाइड्रेट से तोड़ के वसा को देता है। हाँ, कौन? अकृत। यकृत देता है। ठीक है, कौन देता है? अकृत। चलिए बताइए, ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर कौन संचित ग्लाइकोजेन को खंडित करके ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है? अकृत। यकृत है। कौन? अकृत। यकृत है। ठीक है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में कौन परिवर्तित करता है? अकृत। यकृत है। कौन? यकृत ही करता है। ठीक है, चलिए आप बता दीजिए, यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न अमोनिया गैस को किस चीज़ में परिवर्तित कर देता है? विषैले अमोनिया को किस चीज़ में परिवर्तित कर देता है? यानी यूरिया में। इससे भी समझ आया कि माने यकृत जो है ना, विषैले अमोनिया को किस चीज़ में परिवर्तित करता है? यूरिया में। बहुत बढ़िया, यूरिया में। ठीक है, मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है कहाँ? मृत आरबीसी अकृत में। कहाँ? अकृत। यकृत के द्वारा मृत आरबीसी का नष्ट किया जाता है। हाँ, यकृत बहुत थोड़ा मात्रा में कौन कौन तत्व को रखता है अपने साथ? जैसे में लोहा हो तांबा, जाएगा, लोहा है, तांबा, विटामिन। ठीक है, ये सबको ये रखता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है कौन? फाइब्रोनिज। आप बताइए। अकृत। यकृत। अकृत। बहुत बढ़िया, कौन करता है? अकृत। यकृत ही करता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। मैंने इस पाना का हो गया है, अभी इस पाना में जो बचा हुआ है वो हम देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लास्ट यहाँ तक था। हाँ, तो यहाँ तक दिए थे, यहाँ तक। हाँ, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस। हाँ, पूर्ण पाचक रस। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ बताइए। पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस ये होता अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है, अग्नाशय। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। आप बताइए। अग्नाशय। अग्नाशय, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। ठीक है, आप बता दीजिए, लैंगरहैंस की दीपिका किसका भाग है? किसका भाग है? हाँ, आप बताइए। पैंक्रियाज के अग्नाशय ही का है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अग्नाशय का। ठीक है, आप बताइए, पीलिया कैसे होता है, बता सकते हैं? न ध्यान। जैसे में देखिए, पीलिया होता है कि पित्त वाहिनी में कुछ अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो यकृत की नलियाँ जो होती है ना, बिलीरुबिन लेना बंद कर देता है, जिससे बिलीरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है। इसीलिए आदमी का शरीर पीला हो जाता है, वही पीलिया कहलाता है। ठीक है, आप बता दीजिए, कौन एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी नली दोनों है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। लैंगरहैंस की दीपिका नहीं, ये आपको पैंक्रियाज ही हो जाएगा, माने अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय ही हो जाएगा। चलिए बता दीजिए, अग्नाशयी रस क्षारीय होता है कि अम्लीय? अग्नाशय रस ये होता है क्षारीय। क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है अग्नाशयी रस का? कितना किससे कितना के बीच होता है अग्नाशयी का? नहीं, अग्नाशयी रस का 7 से 8.3 तक। 7.5 से 8.3 तक। 7.5 से 8.3 तक। ठीक है, चलिए बता दीजिए, लैंगरहैंस की दीपिका की खोज किसने किया है? लैंगरहैंस की दीपिका, लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की अल्फा कोशिका से कौन चीज निकलता है? बीटा कोशिका। गुलिका गौन। अल्फा किरण से बीटा किरण निकलेगा, और बीटा कोशिका से बीटा से इंसुलिन, और गामा से सोमेस्टोटिन निकलता है। ठीक है, चलिए आप बता दीजिए, माने इंसुलिन माने किस कोशिका से निकलता है?
इंसुलिन लैंगरहैंस की दीपिका के किस कोशिका से निकलता बीटा है? कोशिका से। किससे? बीटा कोशिका। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आप बता दीजिए इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज, हाँ हाँ, ये जोहानसन ने। हाँ बताइए। बैंटिंग में बेस्ट बैटिंग में बेस्ट कब किया था? 1921 में। 1921 में। इंसुलिन का पहला टीका कब पड़ा था? नहीं, और किसको पड़ा 1922 था? में। किसको पड़ा था? अथी के सुमेर अंतिम नाम है लियोनार्ड थॉमसन। थॉमसन का पड़ा था। कब पड़ा था? 1922 में। कहाँ का था? दूसरा देश कनाडा में। कनाडा में पड़ा था, ठीक है। कहाँ पड़ा था? कनाडा में पड़ा था। चलिए ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है? प्राकृतिक करता है। आप बताइए। इंसुलिन। इंसुलिन करता है, बहुत बढ़िया। चलिए आप बताइए इंसुलिन के अल्प स्रवन से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन के अल्प स्रवन से? अल्पस्रावन से हाँ ये रोग है से मलेरिया। आप बताइए मलेरिया क्या हो जाएगा इंसुलिन के? तो मच्छर वाला नहीं था। अरे इंसुलिन से कौन सा रोग होता है? चीनी में शुगर, डायबिटीज। अल्प स्रवन से। लेकिन अति स्रवन से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। हाँ डायबिटीज का तो मधुमेह कहते हैं, तो अल्प स्रवन से होता है। हाँ लेकिन अति स्रवन से। आप बताइए अति स्रवन से। हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। चलिए इस रोग में ना जनन क्षमता कम हो जाता है। आप बताइए माने ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोगॉन, ठीक है। माने ग्लूकागॉन भी कह सकते हैं इसको। अब बताइए सोमेटोस्टेटिन जो होता है ना, वो किस प्रकार का माने अथी है, हार्मोन है? पॉलीपेप्टाइड है। किस प्रकार का पॉलीपेप्टाइड है? आप भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को कौन बढ़ा देता है? स्वांगीकरण नहीं पढ़े हैं उधर उसके ना, ये तो हमरा स्वांगीकरण की कौन बढ़ा देता है? ये बढ़ा देता है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। चलिए ये पढ़े हैं जहाँ दिए थे वहाँ तक कम से कम याद करना चाहिए ना। नहीं चलिए ठीक है, बता दीजिए। मैंने चलिए पूछ लेते हैं। देखिए रक्त परिसंचरण की खोज कौन किया था? रक्त परिसंचरण के, हाँ बहुत बढ़िया, विलियम हार्वे कब किया था? 1628 ईस्वी में। चलिए बता दीजिए। अब बता दीजिए जो शरीर से रक्त लेकर हृदय तक कौन जाता है? शरीर से रक्त लेकर हृदय तक। शरीर से रक्त लेकर हृदय तक कौन है? धमनी है। हाँ बताइए। धमनी। सीरा जाता है। शरीर से लेके हृदय तक जाता है ना, सीरा। देखिए शरीर से हृदय तक रक्त ले आता है सीरा। सीरा में अशुद्ध रक्त होता है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहा जाता है, ठीक है। देखिए उसी का भाई है पल्मोनरी सीरा। सीरा में तो अशुद्ध रक्त हो जाएगा, जब पल्मोनरी सीरा हो जाएगा ना उसमें शुद्ध रक्त होता है। और वो रक्त कहाँ से कहाँ लेकर जाता है? वही जगह पर हृदय से लेकर नहीं, फेफड़ा से लेके बाएं अलिंद में जाता है। फेफड़ा से लेके बाएं अलिंद यानी फेफड़ा से लेके बाएं अलिंद में जाता है, ठीक है। अब चलिए बता दीजिए हृदय से रक्त लेकर शरीर के विभिन्न भागों में कौन जाता है? धमनी जाता है। धमनी कौन सा रक्त ले जाता है? शुद्ध की अशुद्ध? शुद्ध रक्त ले जाता है। और वहीं पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त जाता है। वो कहाँ से कहाँ तक ले जाता है रक्त को? फेफड़े से दाएं अलिंद तक। नहीं तो वो बाएं अलिंद तक ले जाता है, लेकिन ये फेफड़े से दाएं निलय तक ले जाता है। ये कंफ्यूजन है, ठीक है, ध्यान में रखिए। दाएं निलय में ले जाता है, हाँ ठीक है, हुआ ना। अब चलिए आप बता दीजिए हृदय के दाहिने भाग में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है? हृदय के माने हृदय है ना, इसके दाहिने भाग में कौन सा रक्त पाया जाता है? शुद्ध या अशुद्ध? दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त। दाहिने भाग में आप बोलिए। अशुद्ध है। दाहिनी भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, बाएं में शुद्ध रक्त पाया जाता है, समझा? बाएं में शुद्ध, दाहिने में अशुद्ध। माने अशुद्ध रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहा जाता है, जबकि शुद्ध रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त कहा जाता है, ठीक है। चलिए आप बता दीजिए हृदय के मांसपेशियां को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनियों को क्या कहा जाता है? हृदय के मांसपेशियां को, हृदय को नहीं, हृदय के मांसपेशियां को, हृदय के मांसपेशियां को कोरोनरी धमनी कहा जाता है। और वहीं हृदय के मांसपेशिया में जब रक्त जाता है ना, कोई कारणवश रुकावट होता है तो वहीं हृदय घात यानी हार्ट अटैक हो जाता है, वहीं हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है, वहीं हार्ट अटैक हो जाता है। चलिए अब बता दीजिए हृदय के किस भाग के सम्मिलित रूप को हृदय का धड़कन कहा जाता है?
हृदय के किस चीज़ को सम्मिलित रूप को हृदय का धड़कन कहा जाता है? तो हृदय का संकुचन और शिथिलन को संकुचन और शीतलन को हृदय का धड़कन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आप बता दीजिए मनुष्य सामान्यतः मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितना बार धड़कता है? 1 मिनट 72 बार। भ्रूण अवस्था में ज़्यादा बार धर भ्रूण अवस्था में 150 बार। एक धड़कन में कितना मिली रक्त पंप करता है? कितना मिली रक्त पंप करता है? 70 मिली रक्त पंप करता है। ठीक है, चलिए हृदय धड़कन की प्रारंभ हृदय की धड़कन प्रारंभ कैसी होती है? माने जिसमें हृदय धड़कन की जो तरंग होता है ना वो प्रारंभ कहाँ से होती है? शान से, यानी शान से। उसको क्या कहा जाता है? साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनिय ऑरिकुलर नोड, जो कि दाएं अलिंद में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दाएं अलिंद में पाया जाता है। ठीक है, अब मनुष्य का सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है, तो 120 को माने सी सिस्टोलिक कहा जाता है। 120 सिस्टोलिक में 120 होता है, जबकि डायस्टोलिक में 80 होता है। ठीक है, चलिए बता दीजिए स्वतंत्र रूप से हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? अगर हृदय का धड़कन को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। इसीलिए हृदय का धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है स्वतंत्र रूप से? आप बताइए। थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन। ठीक है, हाँ। आज बताइए रुधिर में कौन सा चीज उपस्थित होता है? कौन सा चीज उपस्थित होता है जो पीएच मान को कम करता है, हृदय को गति को बढ़ा देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अम्लीयता बढ़ने पर हृदय की गति बढ़ता ही घटता है? बढ़ता है। अम्लीयता बढ़ने पर हृदय की गति बढ़ता है। आदि क्षारीयता बढ़ने पर हृदय की गति घटता है। ठीक है, मानव शरीर में पूंछ कहाँ संलयन होता है? मानव शरीर पूंछ कहाँ संलयन होता है? तो बृहदांत में संलयन होता है। ठीक है, चलिए आप बता दीजिए। और जठर से जो पेप्सिन निकलता है ना, वो कौन सा भोज्य पदार्थ को किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित कर देता है? हाँ देखिए ये बता दे। जैसे में देखिए बड़ा बढ़िया। हाँ, जैसे में देखिए लार ग्रंथि जो होता है ना, उसमें लार ग्रंथि में जो एंजाइम पाया जाता है, जैसे में देखिए टाइलिन जो है ना, टाइलिन मंड को किस चीज़ में परिवर्तित कर देता है? टाइलिन मंड को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। देखिए वहीं लारे में टाइलिन होता है, माने माल्टेज होता है, माल्टेज। तो माल्टेज ना माल्टोज को किस चीज़ में परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज। बताइए। ग्लूकोज में। बहुत बढ़िया, ग्लूकोज में कर देता है। अब आप आ जाइए जठर रस में। जठर रस में माने कौन कौन एंजाइम पाया जाता है? जठर रस में 3 गो नहीं 2 गो है। जिसमें एक हो जाएगा पेप्सिन, एक हो जाएगा रेनिन। तो पेप्सिन में होता है ना, तो पेप्सिन में केसीराइनोज, माने केसिन इसमें लिखा हुआ है लेकिन केसीराइनोज होता है। केसीराइनोज किस चीज़ को परिवर्तित कर देता है? किस चीज़ में परिवर्तित कर देता है? माने भोज्य पदार्थ केसीराइनोज है ना, तो किस चीज़ में परिवर्तित कर देता है? पैराकिसिनेट में होता है। ठीक है, और किसके बारे में हम बोले हैं? रेनिन के। पेप्सिन किसको परिवर्तित कर देता है? पेप्सिन है ना, तो जब ये पेप्सिन प वाला लगल रहेगा ना, समझ जाइएगा वो प्रोटीन को कोई चीज़ में चेंज करेगा। तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है, माने प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। अब आप आ जाइए अग्नाशय में। चलिए ट्रिप्सिन जो होता है ना, किस चीज़ में माने किस भोज्य पदार्थ को किस चीज़ में परिवर्तित कर देता है? देखिए, तो ट्रिप्सिन जब एक पे लगा हुआ, प लगा हुआ है, बाकी दूसरा में प नहीं लगा होगा, तो जाइए तो प्रोटीन आपको हो जाएगा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। एमाइलेज मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। जबकि लाइपेज वसा या गिल्स में परिवर्तित कर देता है। अब लास्ट बच गया है माने यांत्रिक रस। ठीक है, यांत्रिक रस लास्ट बच गया ना, तो बताइए यांत्रिक रस में जो आपको हो जाएगा एक देख लेते हैं कौन है। हाँ, इरेप्सिन। वो ट्रिप्सिन था, माने अग्नाशय में ट्रिप्सिन था, लेकिन इरेप्सिन तो इसका भाग है, ये आपको छोटी आंत का भाग है कि। तो इरेप्सिन किसमें माने भोज्य पदार्थ को किसमें परिवर्तित कर देता है? इरेप्सिन एंजाइम किस भोज्य पदार्थ को किसमें परिवर्तित कर देता है? जब ये इरेप्सिन आ जाएगा ना, तो आ रहा है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए हम लोग अग्नाशय वाला जो ट्रिप्सिन बोले थे ना, तो वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है, पॉलीपेप्टाइड में। अब
माल्टेज तो माल्टोज में परिवर्तित माल्टोज भाग को माने माल्टोज भोज्य पदार्थ को किस चीज में परिवर्तित कर देता है? माल्टेज किसमें? तो ग्लूकोज नहीं बोले, जो उसमें है वो माल्टेज वाला इसी में। और सुक्रोज सुक्रोज शर्करा में परिवर्तित कर तो देता सिक्रेज जो ना सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है सुक्रोज। और लैक्टेज है। लैक्टोज लैक्टोज को अति ग्लूकोज और ग्लूटोज में परिवर्तित करता है। ठीक है। और लाइपेज के बोले थे ना, लाइपेज जो वसा को ना वसा व गिल्स में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।